श्रीलंका, जो कि भारत के निचले स्थल पे पाया जाता है। यहाँ पे बच्चों को ठंडियों की छुट्टी नहीं मिलती, बल्कि इनके प्रॉब्लम्स एक अलग ही लेवल के हैं। यहाँ के 30 लाख से भी ज्यादा बच्चे जो स्कूल जाते हैं, इंक और पेपर की कमी का सामना कर रहे हैं। 19 मार्च को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से एजुकेशन डिपार्टमेंट का बयान आता है कि पेपर और इंक की किल्लत के चलते सारे एग्जाम्स रद्द किए जाते हैं। आज के दिन में पेपर इनकी महज एक छोटी सी परेशानी है। पूरा देश जल रहा है और जहाँ आग नहीं वहाँ पत्थर की बारिश हो रही है। बेसिक चीजें जैसे कि खाने पीने की चीजों का बढ़ता दाम ने नाक में दम कर रखा है। इसके साथ बिजली का 15 घंटे चले जाना यहाँ के लोगों की मुश्किलें और बढ़ा रहा है। दुर्भाग्य से ये अंत नहीं है। जो आज के दिन में महंगाई की मार और खाने की किल्लत सजा लग रही है, यही कुछ दिनों के बाद अच्छे दिन कहलाए जाएंगे। भले ही ये देश बड़ा यूनिक है, पर इसकी मुसीबतें बहुत ही कॉमन है। यूएन ने भी पिछले साल इसी बारे में ये चेतावनी भी दी थी, जिसमें ये बोला गया था कि श्रीलंका शायद पहला देश है जो इस इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार होने वालों में से है। अगर एक देश में वो ज्यादा इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट के मुकाबले, हम उसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। अगर वही कंट्री ज्यादा एक्सपोर्ट करे तो हम उसे कहेंगे ट्रेड सरप्लस। जहाँ तक पर्सनल फाइनेंस की बात आती है तो अपने ऊपर कर्ज होना काफी खराब माना जाता है, बट ट्रेड डेफिसिट के मामले में काफी मामूली सी बात है। जैसे यूएस सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट में है और वही जगह जापान के पास बहुत ट्रेड सरप्लस है। चलो इसको एक आसान से भाषा में समझते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बजाय हम सोचते हैं फिजिकल चीजों के बारे में। जब भी कोई कंट्री किसी कंट्री से कुछ खरीदता है, वो उन्हें डॉलर में पैसे देता है। हाँ, यूएस डॉलर में, इंडियन रुपीस में या कोई पाउंड में नहीं। अगर यही श्रीलंका इंडिया से दूध खरीदे तो वो हमें देते हैं डॉलर्स। हम उसे डॉलर से फिर क्रूड ऑयल जैसी चीजों को खरीद सकते हैं। अभी आपको बस एक प्रॉब्लम दिख रही होगी। अगर कोई देश ज्यादा इंपोर्ट करे एक्सपोर्ट के मुकाबले, उसके पास जो भी यूएस डॉलर्स है वो खत्म हो सकते हैं। इसलिए हर देश के लिए ये जो बैलेंस है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं इस मामले में काफी टाइम से श्रीलंका नीचे ही है। श्रीलंका रोज बहुत सारे बेसिक नेसेसिटी वाले चीजों को इंपोर्ट करता है, जैसे कि शुगर, गेहूं, राइस इत्यादि। पर ट्रेड डेफिसिट सिर्फ श्रीलंका का नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे देशों का है। इसलिए वो सिंपली उधार लेते हैं और उसको टाइम आने पर चुका देते हैं। पर अगर ट्रेड डेफिसिट के लिए आपकी सरकार ही जिम्मेदार हो तो श्रीलंका के गवर्नमेंट पे करप्शन के चार्जेस कोई नई बात नहीं है। पिछले साल श्रीलंका की गवर्नमेंट ने सारे इंपोर्ट फर्टिलाइजर पे बैन लगा दिया था। विजन था कि श्रीलंका पहली ऑर्गेनिक कंट्री बनेगी और यहाँ पे जो कोई भी पैदा होगा वो ऑर्गेनिक चीजों से पैदा होगा। पर प्रेसिडेंट ने तो ये बात सोचा ही नहीं था कि जो भी वो पैदा कर रहे हैं देश में उसका उत्पाद 15% गिर जाए। ये देख के आप अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि श्रीलंका और क्राइसिस कुंभ के मेले में पिछड़े भाई हैं और उनको मिलना ही था। 2019 में श्रीलंका बहुत ही अच्छी स्थिति में था। इकोनॉमी ग्रो कर रही थी और भविष्य काफी उज्जवल लग रहा था। 22% जीडीपी श्रीलंका की टूरिज्म से आ रहा था। यहाँ तक कि लोनली प्लैनेट ने इसे नंबर 1 प्लेसेस टू विजिट का खिताब भी दे दिया था। यहाँ आपको खूबसूरत से खूबसूरत बीचेस, योगा रिट्रीट्स और बहुत सारे अमेजिंग प्लेसेस देखने मिल सकते हैं। टूरिज्म के कारण ही फॉरेन करेंसी को कमाना काफी इजी था। एक और तरीका है फॉरेन करेंसी कमाने का, वो है फॉरेन रेमिटेंस। श्रीलंका के वर्कर्स वही करते हैं, वो बाहर जाते हैं और वहाँ से कमा के अपने देश में फॉरेन करेंसी लाते हैं। पर आपको ये अंदाजा हो ही गया होगा कि आखिर 2020 में हुआ क्या था। श्रीलंका का टूरिज्म कम्प्लीटली बैन हो गया। असल में टूरिज्म कुछ समय पहले से ही प्रभावित था। 2019 में यहाँ की राजधानी कोलंबो पे टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें कुछ चर्चेस और होटल्स को निशाना बनाया गया। इस पूरी घटना में करीबन 300 लोगों की मौत हुई और उनमें से 45 लोग विदेशी थे। इससे बहुत नेगेटिव इफेक्ट हुआ और टूरिज्म 70% गिर गया। सोचो, लगभग $8 बिलियन का रिजर्व 2019 से 1.6 बिलियन पे आ गिरा, और वो भी महज 2 साल में। अगर आपको ये खराब फील करा रहा है तो गहरी सांस लीजिए, क्योंकि आगे की बात डाइजेस्ट करने में आपको बहुत टाइम लगेगा।
वैसे आपने सुना ही होगा कि कुछ देश जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू या तो ज्यादा रखते हैं या तो कम। अगर एक राइस का बैग इंडिया से लाने के लिए $1 लगता है और $1 की वैल्यू 200 श्रीलंकन रुपीस है, पर सोचो अगर श्रीलंकन गवर्नमेंट सबको ये विश्वास करा दे कि डॉलर की वैल्यू 200 नहीं 115 श्रीलंकन रुपीस है, तो इसका मतलब वही राइस अब 25% सस्ता हो गया है। एक्चुअली द सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने डॉलर्स का दाम कम रखा बहुत लंबे समय तक, क्योंकि श्रीलंका इंपोर्ट पे बहुत डिपेंडेंट थी। बेसिक नेसेसिटीज के चीजों के प्राइस को कंट्रोल में रखने के लिए ऐसा श्रीलंकन गवर्नमेंट को करना ही पड़ा। पर आप कहोगे ऐसा सभी गवर्नमेंट क्यों नहीं करती? उसका जवाब है श्रीलंकन के करंट हालात। दरअसल ऐसा करने के लिए खरीदने और बेचने की जरूरत भी नहीं है, उधार लेके भी ऐसा दिखाया जा सकता है। इसी बीच गवर्नमेंट ने अपने दिखावे को जारी रखा। इसका मतलब है कि अगर आप $1 को लेके जाओ बैंक में, तो बैंक आपको देगी $1 के लिए 150 श्रीलंकन रुपीस। पर यही जगह अगर आप बाहर कहीं जाए तो आपको $1 के बजाय मिलेगा 200 रुपीस। अब इसको समझने के लिए रॉकेट साइंस की जरूरत तो नहीं है। लगता है लोगों ने फिगर आउट कर लिया है कि आप अपने पैसे बैंक में जमा न कराएं। ये एक स्कैम है। जो भी वर्कर्स बाहर काम कर रहे थे, उन्होंने लीगल तरीकों से पैसे भेजने बंद कर दिए, जिसके कारण सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और भी कम फॉरेन रिजर्व आने लगे। ऐसा होने के कारण गवर्नमेंट अपने फेक फॉरेन एक्सचेंज रेट तक को मेंटेन नहीं कर सकती। श्रीलंका अभी जो भी मुद्दों से जूझ रही है, वो 3 इम्पोर्टेंट इश्यूज के कारण है। पहला, गवर्नमेंट के पास फॉरेन रिजर्व भी नहीं है बेसिक नेसेसिटीज की चीजों को खरीदने के लिए भी, जैसे कि व्हीट, राइस इत्यादि। दूसरा, लोगों के सेविंग्स जो भी थी अभी वो कम वैल्यू रखती है। अगर आपके पास 5 लाख सेविंग्स थी श्रीलंकन बैंक में, जो 150 रुपीस पर डॉलर था, अब वो 200 रुपीस पर डॉलर है। इसका मतलब 25% वैल्यू कम हो गई है। तीसरा, रुपी का वैल्यू सिर्फ गिर नहीं रहा, बल्कि किसी को अंदाजा ही नहीं है कि इसका होगा क्या, कितनी इसकी वैल्यू गिरेगी। पिछले हफ्ते आपने खरीदे होंगे बनानास और आज उन्हीं बनानास का रेट डबल हो गया है। हर कोई अपने घर में चीजों को स्टॉक करने लग गया है। गैस की लाइन इतनी बड़ी कि 2 लोगों ने वेट करते करते सुनने में आया दम तोड़ दिया। पेंडेमिक और गवर्नमेंट ने देश को नीचे ला ही दिया था कि यूक्रेन और रशिया की वॉर शुरू हो गई। अगर आप कार चलाते हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि पेट्रोल का दाम तो जैसे आसमान तोड़ चुका है। दुनिया का 15% फर्टिलाइजर्स रशिया से आता है। इस जंग ने काफी वस्तुओं पे प्रभाव किया है। डेवलपिंग कंट्रीज अपना डेफिसिट वापस पे ना करे, ये कोई नई बात नहीं है। इसके लिए भी एक सिस्टम है, बैंकरप्सी का इक्विवेलेंट। नॉर्मली IMF और वर्ल्ड बैंक ऐसे सिचुएशन में आके अपना राह दिखाते हैं। श्रीलंका ने 2016 में IMF से $1.6 बिलियन लिए थे, पर इस बार ये कुछ अलग है। IMF हो या वर्ल्ड बैंक बेल आउट के कुछ शेयर्स कि उनके पास एक फंक्शनल गवर्नमेंट हो और उनके पास प्लान है कि जिससे वो लिए हुए पैसे को वापस कर सके। इसके साथ ये भी देखा जाता है कि क्या देश अगले 6 मंथ्स स्टेबल पोजीशन पे आ सकता है। पर श्रीलंका की हालत देख के ये गारंटी देना थोड़ा मुश्किल है। लोगों का गुस्सा गवर्नमेंट पे और दिन ब दिन दंगे फॉरेन हेल्प के मौके और कम करते दिख रहे हैं। पर श्रीलंका की ये हालत कुछ चंद खराब डिसीजन की वजह से नहीं था। इसका अंदाजा तो बहुत से लोगों ने पहले से ही लगा दिया जब पुराने लोन को क्लियर करने के लिए नए लोन लिए गए। बहुत से प्रोटेस्टर्स ने इसे पिरामिड स्कीम से भी कंपेयर किया। ये बहुत इजी है कि हम डॉट्स कनेक्ट करते हुए इसे ग्लोबल पेंडेमिक, करप्शन, यहाँ तक कि चाइना से लिए हुए लोन्स, ऐसे कई रीजंस को ब्लेम कर सकते हैं। पर इनमें से कोई भी थ्योरी सच्चाई का प्रमाण नहीं बताती। 2019 में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने टैक्सेस को कम कर दिया था, जबकि उसकी जरूरत सबसे ज्यादा उसी समय थी। पुअर गवर्नेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन है श्रीलंकन की इकोनॉमी को गिरने में। सरप्राइजिंग ये नहीं कि श्रीलंकन लीडरशिप इतनी खराब दावे करती रही, बल्कि ये सब इतने जल्दी हुआ। आज आप अच्छे घर से हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, कार, स्कूल की फीस भी अफोर्ड कर सकते हैं। सोचिए, आपको अचानक से 2 निवाले के लिए भी सोचना पड़ रहा है। ऐसे ही कुछ हालातों से गुजर रहा है पाकिस्तान भी। उनकी रुपये का सडनली इतने नीचे गिर जाना एक अलग ही कहानी बता रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि हम उस टॉपिक पे एक अलग वीडियो बनाएं, तो कमेंट करके जरूर बताइए।